अगर भारत और पाकिस्तान में परमाणु युद्ध हो गया तो क्या होगा? क्या बच पाएगा कोई या सब कुछ तबाह हो जाएगा? यह भारत और पाकिस्तान के लिए कितना घातक साबित होगा? क्या आपने कभी सोचा है अगर भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध होते हैं तो क्या कुछ बचेगा? क्या इंसानियत बचेगी या सब कुछ राख बन जाएगा? आज हम जानेंगे उस भयानक भविष्य की कल्पना जो एक छोटी सी चिंगारी से पूरी दुनिया को जला सकती है। एक ऐसा युद्ध जिसमें कोई विजेता नहीं होगा बल्कि दोनों ही देश तबाह हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान दो पड़ोसी देश हैं, लेकिन इतिहास की तलवार ने इन्हें गहराई से बांट दिया है। 1947 का विभाजन केवल एक भूगोलिक रेखा नहीं था, बल्कि एक ऐसी दरार थी जो समय के साथ और गहरी होती गई। और इसके बाद 1948, 1965, 1971 और 1999 4 युद्ध, जिनमें हर बार जख्म गहरे हुए, नफरत बढ़ी और भरोसा और भी टूटता गया। फिर आया सीमा पार आतंकवाद का दौर, पुलवामा हमला, एक ऐसा क्षण जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। उसके जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक, पाकिस्तान पर वो कार्रवाइयां जिन्होंने भारत के नए रक्षा दृष्टिकोण को दुनिया के सामने रखा। इन घटनाओं ने भारत पाक संबंधों को इस हद तक खोखला कर दिया है कि अब बस एक चिंगारी ही काफी है और आग पूरे उपमहाद्वीप को अपनी चपेट में ले सकती है। अब साल है 2025। पहलगाम हमले के बाद एक बार फिर दोनों देश आमने सामने खड़े हैं। तनाव अपने चरम पर है। सबसे बड़ा डर यह है कि दोनों ही देश परमाणु शक्ति संपन्न हैं। भारत के पास लगभग 172 परमाणु हथियार है और पाकिस्तान के पास करीब 170 है। परमाणु युद्ध हुआ तो ये सिर्फ दो देशों की तबाही नहीं होगी, ये पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी होगी। भारत के पास अग्नि 5, पृथ्वी, ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें हैं और पाकिस्तान के पास शाहीन, गौरी, NASR जैसी मिसाइलें। ये मिसाइलें कुछ ही मिनटों में दुश्मन देश के सबसे बड़े शहरों को खत्म कर सकती हैं, जैसे पाकिस्तान के कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और भारत के दिल्ली, मुंबई, अमृतसर, सब एक एक कर धुएं में तब्दील हो जाएंगे। सिर्फ पहले घंटे में 10 करोड़ से ज्यादा लोग मारे जाएंगे। जो लोग परमाणु धमाके में बच भी गए, उनकी मौत धीरे धीरे होगी। किसी को रेडिएशन जला देगा, किसी को कैंसर हो जाएगा और बहुत से लोग भूख से तड़प कर मर जाएंगे। अस्पताल खत्म हो चुके होंगे, डॉक्टर और नर्सें मारे जा चुके होंगे। सड़कों पर न कोई इंसान होगा, न कोई आवाज, सिर्फ सन्नाटा और हर तरफ मौत का साया फैला होगा। परमाणु बम के बाद जो काला धुआं उठेगा वो सूरज की रोशनी को रोक देगा। दिन भी अंधेरे जैसे लगेंगे, तापमान बहुत नीचे चला जाएगा, बारिशें रुक जाएंगी, बादल सिर्फ छाए रहेंगे लेकिन बरसेंगे नहीं, खेत सूख जाएंगे, फसलें खत्म हो जाएंगी और तब शुरू होगा एक डरावना दौर जिसे कहते हैं न्यूक्लियर विंटर, यानी परमाणु सर्दी। एक ऐसी सर्दी जिसमें जिंदगी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। भूखमरी का ऐसा तूफान आएगा जो सिर्फ भारत या पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसकी लपटें पूरी दुनिया को झुलसाएंगी। फसलें बर्बाद होंगी, जमीन बंजर हो जाएगी और करोड़ों लोग शरणार्थी बनकर दर दर भटकेंगे। सरहदें टूटेंगी, इंसानियत डर में सिमट जाएगी। जो लोग जिंदा बचेंगे वो सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि मन और आत्मा से भी घायल होंगे। किसी को कैंसर होगा, किसी को PTSD। हर इंसान मानसिक तनाव और डर में जिएगा। न बिजली होगी, न साफ पानी और न ही कोई कानून। समाज ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। परमाणु तबाही को समझने के लिए हमें इतिहास की ओर देखना होगा। वो समय जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। 6 और 9 अगस्त 1945 को हुए ये हमले इंसानियत के इतिहास के सबसे भयानक दिन थे। एक ही पल में पूरा शहर राख हो गया, हजारों लोग जलकर मर गए और जो बचे वे ताउम्र दर्द, बीमारी और रेडिएशन के असर से जूझते रहे। बच्चों का जन्म विकलांगता के साथ होने लगा और हवा पानी तक जहरीला हो गया। हिरोशिमा और नागासाकी आज भी गवाही देते हैं कि परमाणु युद्ध में कोई विजेता नहीं होता, केवल मौत, बर्बादी और पछतावा ही बचता है। 6 अगस्त 1945 सुबह लगभग 7 बजे जापानी सेना को रडार पर दक्षिण दिशा में कुछ हलचल दिखाई देती है। शुरुआत में रडार पर निगरानी कर रहे सैनिकों को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन कुछ ही देर में वे समझ जाते हैं
कि एक अमेरिकी लड़ाकू विमान हिरोशिमा की ओर बढ़ रहा है। जापानी सेना तुरंत सभी रेडियो कार्यक्रम बंद करवा देती है और पूरे शहर में खतरे के सायरन गूंजने लगते हैं। अगर जापानी सेना चाहती तो वह कुछ लड़ाकू विमान भेजकर उस अमेरिकी विमान को रोकने की कोशिश कर सकती थी, लेकिन 1945 तक आते आते विश्व युद्ध ने जापान को बुरी तरह तोड़ दिया था। आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि विमानों को उड़ाने के लिए पेट्रोल तक नहीं बचा था। देश थका हुआ था और संसाधन लगभग समाप्त हो चुके थे। अमेरिका का यह लड़ाकू विमान हिरोशिमा के आसमान में आता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वापस भी चला जाता है। जापानी अधिकारियों को लगा कि यह कोई साधारण अमेरिकी विमान है जो शायद हिरोशिमा की स्थिति का जायजा लेने आया था। विमान के लौटने के बाद उन्हें लगा कि अब खतरा टल गया है, इसीलिए खतरे के सायरन बंद कर दिए गए। उस समय जापान अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और जापान जर्मनी तथा इटली के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों के खिलाफ लड़ रहा था। जापान के दोनों साथी पहले ही युद्ध हार चुके थे, लेकिन जापान अब भी आत्मसमर्पण के लिए तैयार नहीं था। हालांकि इस समय तक जापान की स्थिति बेहद खराब हो चुकी थी। देश में खाने पीने की भारी कमी थी और लोग भूख से मर रहे थे। दुकानों में राशन खत्म हो चुका था और पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही थीं। आम जापानी नागरिक की आर्थिक हालत इतनी बदतर हो चुकी थी कि सड़कों पर अब कोई भी निजी वाहन दिखाई नहीं देता था। चारों तरफ सिर्फ पैदल चलते लोग और सैन्य वाहन नजर आते थे। 6 अगस्त 1945 की उस सुबह जब अमेरिकी लड़ाकू विमान हिरोशिमा के आसमान में कुछ देर मंडराने के बाद लौट गया, तो जापानी सेना को यह लगा कि वह शायद युद्ध की स्थिति का जायजा लेने आया था। जापानी अधिकारियों का यह अनुमान सही भी निकला, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि विमान युद्ध की स्थिति का नहीं बल्कि मौसम का जायजा लेने आया था। विमान जब वापस लौट जाता है तो जापानी अधिकारी चैन के सांस लेते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद सुबह के तकरीबन 8 बजे दक्षिण से एक और विमान आता है। जापानी सेना इस विमान को भी रोक सकती थी, लेकिन उन्हें लगा कि यह विमान भी पहले की तरह बस हालात का जायजा लेने आया होगा। उन्हें क्या पता था कि यह विमान मौत का पैगाम लेकर आया है। यह विमान था एनोला गे, एक अमेरिकी बम वर्षक जिसे मेजर थॉमस फेरेबी उड़ा रहे थे। सुबह ठीक 8:15 में इस विमान से लिटिल बॉय नाम का एक परमाणु बम गिराया गया। लगभग 4 टन वजनी यह बम हिरोशिमा के आसमान से नाक के बल धरती की ओर गिरना शुरू करता है। इस बम का लक्ष्य हिरोशिमा का प्रसिद्ध ओई ब्रिज था, लेकिन तेज हवाओं के कारण यह अपने निशाने से करीब 250 मीटर भटक गया और सीधा सीमा सर्जिकल हॉस्पिटल के ऊपर जाकर गिरा। बम को धरती तक पहुंचने में केवल 13 सेकंड लगे। इसकी ताकत 15,000 टन TNT के बराबर थी। जैसे ही यह फटा, तापमान एक पल में 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इतनी ऊष्मा कि इंसानी शरीर पल भर में भाप बन जाए। आसमान में उड़ रहे एक अन्य अमेरिकी लड़ाकू विमान के पायलट चार्ल्स स्वीनी ने बाद में बताया कि बम के फटते ही इतनी तीव्र रोशनी फैली कि ऐसा लगा जैसे सूरज खुद धरती पर उतर आया हो। विस्फोट इतना भयानक था कि लोहे और कंक्रीट से बनी इमारतों को छोड़कर बाकी सब कुछ धुएं में बदल गया। विस्फोट स्थल के 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाली हर इमारत के शीशे चकनाचूर हो गए। सिर्फ कुछ ही पलों में हिरोशिमा का अधिकतर शहर मलबे के ढेर में बदल गया। एक शांत सुबह कुछ ही सेकंड में इतिहास की सबसे भीषण त्रासदी में तब्दील हो गई। उस वक्त देखने में ऐसा लग रहा था मानो हिरोशिमा में आग का तूफान आ गया हो। सिर्फ कुछ सेकंड पहले जहां हिरोशिमा की आबादी करीब 2,50,000 थी, अब वहां केवल 1,60,000 लोग ही जीवित बचे थे। करीब 80,000 लोग एक ही पल में राख बनकर रह गए। अमेरिकी लड़ाकू विमान एनोला गे के पायलट पॉल टिब्बिट्स बताते हैं कि यह धमाका इतना खतरनाक था कि उसकी तबाही की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पायलट पॉल टिब्बिट्स आगे बताते हैं कि जैसे ही विस्फोट हुआ, विमान के आगे के कैबिन में एक तीव्र रोशनी फैल गई। धमाका इतना तेज था कि इतनी ऊंचाई पर उड़ रहे विमान में बैठे पायलट्स के दांतों तक में कंपकंपी होने लगी। विमान के पिछले हिस्से में बैठे बॉब कैरन ने अपने कोडक कैमरे से उस भयावह मंजर की कई तस्वीरें खींची। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि विस्फोट के कारण आसमान में बैंगनी बादल बन गए थे। साथ ही
और उन बादलों के बीच से एक विशाल सफेद धुएं का गुब्बारा मशरूम की आकृति में ऊपर की ओर उठ रहा था। इस धुएं के गुब्बारे को डेथ मशरूम यानी मौत का मशरूम कहा जाता है और उस मशरूम के ठीक नीचे वो 80,000 लोग थे जो कुछ समय पहले तक जिंदा थे। 14 साल की फूजियो तारा को उस 6 अगस्त की सुबह धमाके वाली जगह से कुछ ही दूरी पर मौजूद थी। विस्फोट स्थल के इतना पास होने के बावजूद फूजियो उन चंद खुशनसीब लोगों में से थीं जो जिंदा बच गईं। वह बताती हैं, उस सुबह मैं अपनी माँ के साथ नाश्ता कर रही थी कि तभी हमें आसमान में तेज गड़गड़ाहट सुनाई दी। हम घबराकर दौड़कर बाहर आए। शुरू में तो हमें लगा कि यह किसी प्लेन की आवाज होगी, लेकिन जब हमने आसमान की ओर देखा तो वहां कोई विमान नहीं था। हमने देखा कि उत्तर पूर्व की दिशा से एक छोटी सी गेंद जैसी चीज जमीन की ओर आ रही है। जैसे जैसे वो बॉल नजदीक आ रही थी वह और ज्यादा स्पष्ट होती जा रही थी। कुछ ही पल बाद हमें समझ में आ गया कि वो एक बम था, लेकिन यह सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि हमें भागने का मौका ही नहीं मिला। फुजियो आगे बताती हैं, जैसे ही वो बम जमीन पर गिरा एक तेज रोशनी के साथ इतना भयानक धमाका हुआ कि पहले तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं कुछ पल के लिए अंधी हो गई। फिर अचानक जमीन इतनी जोर से हिली कि लगा जैसे धरती फट गई हो। मैं कुछ समझ पाती इससे पहले ही एक गर्म हवा के तेज झोंके ने मुझे उठाकर दूर पटक दिया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा। मेरी आंखें बंद हो गईं। जब मेरी आंखें दोबारा खुलीं तो मैंने महसूस किया कि मैं जमीन पर पड़ी हूं। मैंने जैसे ही थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर उठने की कोशिश की तब मुझे महसूस हुआ कि मेरी एक तरफ का हाथ तो मांस का एक टुकड़ा बनकर रह गया था। मैंने जैसे तैसे अपने टूटे हुए हाथ को संभाला। मेरे आसपास मौजूद हर चीज राख हो चुकी थी और मुझे तुरंत अपनी माँ का ख्याल आया। लेकिन मेरी माँ की किस्मत शायद मुझसे ज्यादा अच्छी थी। उन्हें मेरी तरह अपने जले हुए हाथ को नहीं उठाना पड़ा। मेरी माँ मुझे छोड़कर जा चुकी थी। ये बातें बताते हुए फुजियों की आंखों में आंसू आ गए। उनका मानना है कि मरने वालों की किस्मत जिंदा लोगों से बेहतर थी, क्योंकि उन्हें उस तबाही के बाद का भयानक मंजर नहीं देखना पड़ा। फौजियों की तरह ही एक स्कूली छात्रा, जिन्हें क्लाइंट कहा गया है, वो भी उस सुबह हिरोशिमा रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी। क्लाइंट बताती हैं, मैं और मेरे कुछ दोस्त जब स्टेशन पर खड़े थे तभी अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ। मैं तुरंत बेहोश हो गई, लेकिन जब मेरी आंखें खुलीं तो मैंने देखा कि मेरे आसपास कई लोग मलबे के नीचे दबे हुए थे। इसके बाद मुझे अपने माता पिता की याद आती है। मैं तुरंत अपने घर की तरफ दौड़ती हूँ। रास्ते में मुझे कई मरे हुए लोग दिखाई देते हैं, लेकिन उन लोगों के जख्म देखकर मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मैं उनकी कोई मदद नहीं कर पाई। किसी का हाथ उसके शरीर से अलग होकर लटक रहा था, तो किसी के मुंह की चमड़ी पूरी तरह गल चुकी थी। जैसे तैसे करके जब मैं घर पहुंची तो मैंने देखा कि मेरी माँ बहुत ज्यादा घायल थी। मेरे पिता दूसरे शहर में रहते थे, इसलिए उन्हें कुछ नहीं हुआ। इस हादसे के बाद हमने अस्पताल जाने की कोशिश भी की, लेकिन सभी अस्पताल इतने ज्यादा भर चुके थे कि हमें इलाज के लिए कोई जगह नहीं मिली। इस घटना के कुछ दिनों बाद मेरे पूरे शरीर पर बैंगनी चकत्ते होने शुरू हो गए और मेरे सिर के सारे बाल भी झड़ गए। उस रास्ते में जिंदा बचे लगभग हर इंसान की हालत क्लाइंट जैसी ही थी। हिरोशिमा की 1/3 आबादी को इतनी बेहरमी से मौत के घाट उतारने के बाद भी अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन अमेरिका की सैन्य ताकत पर गर्व करते हुए बड़ी बेशर्मी से कहते हैं कि हमारे विमानों ने दुश्मन पर एक बम गिराया है, जिसके कारण दुश्मन देश में भारी तबाही हुई है। यह बम 20,000 टन का था और अब तक के सबसे शक्तिशाली बम से भी 2,000 गुना ज्यादा विध्वंसक है। ब्रह्मांड की शक्ति वाले इस बम ने हमारी हत्याओं की श्रृंखला में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया है। ट्रूमैन आकर कहते हैं कि हम इससे भी खतरनाक हथियार बनाने पर काम कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान से अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका को इतने निर्दोष लोगों की जान जाने के बाद भी इस हमले का कोई अफसोस नहीं हुआ। हिरोशिमा में जब यह विस्फोट हुआ तब जापानी नौसेना का एक सैनिक भी वहां मौजूद था। वह सैनिक अपने दर्द को बयां करते हुए बताता है, जब धमाका हुआ तब उसके साथ इतनी तेज रोशनी निकली कि मैं अंधा हो गया। इसके तुरंत बाद हवा के गर्म झोंके ने मुझे 1 मीटर तक ऊपर उठा लिया और फिर नीचे पटक दिया।
मैं किसी तरह अपने घुटनों के बल खड़े होने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी हवा का एक और झोंका आता है और वह मुझे एक बार फिर से नीचे पटक देता है। थोड़ी देर बाद जब मेरी आंखें खुलीं तो मैंने देखा कि मेरे शरीर के बाईं तरफ का हिस्सा पूरी तरह गल चुका था। थोड़ी दूरी पर मुझे एक पेड़ दिखा जो धमाके के कारण पूरी तरह सूख चुका था। मेरा गला बिल्कुल सूखा हुआ था और शरीर में जान नहीं थी। मैंने अपनी पूरी हिम्मत एक साथ जुटाई और खड़े होने की कोशिश की, लेकिन मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था। फिर मैं किसी तरह उस पेड़ के तने तक पहुंचा। मेरे सामने एक बच्चा पानी के लिए तड़प रहा था, लेकिन मेरे पास पानी नहीं था। कुछ ही देर में उस बच्चे ने मेरे सामने ही तड़पते तड़पते दम तोड़ दिया। इस धमाके के बाद जो लोग जिंदा बचे वे अपनी जान बचाने के लिए सड़क पर इधर उधर भागने लगे। सड़क पर चल रहे लोग ऐसे लग रहे थे मानो मुर्दे जिंदा हो गए हों। उनके मुंह से झाग भरा खून निकल रहा था और उनके पूरे शरीर पर चमड़ी और मांस इस तरह लटक रहा था कि मानो उन्हें हल्का सा छूने पर ही उनका मांस हाथ में आ जाएगा। ये सभी तड़पते हुए लोग पानी के लिए चीख रहे थे, पर उन्हें पानी भी नसीब नहीं हुआ। हालांकि इस विस्फोट के बाद सुबह 11 बजे बारिश भी हुई, लेकिन यह सामान्य पानी की बारिश नहीं थी, बल्कि यह विस्फोट के कारण उत्पन्न हुए रेडियो एक्टिव पदार्थों की बारिश थी। इस बारिश में जो पानी गिर रहा था वह ग्रीस की तरह काला था। उस वक्त वहां मौजूद जो भी इंसान इस बारिश के संपर्क में आया उसे स्किन कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां हो गईं। कई आंकड़ों के मुताबिक उस वक्त विस्फोट के तुरंत बाद लगभग 80,000 लोगों की जान गई, लेकिन विस्फोट से उत्पन्न प्रभावों के कारण 60,000 लोग और मारे गए। इसी धमाके में घायल हुए यामागुची बताते हैं कि जब उन्हें होश आया तो उनके सामने कई लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे। उन्हें लगा कि वे भी मर जाएंगे, लेकिन तभी 2 लड़के जो इस धमाके से सुरक्षित बच गए थे वहां आए। वे उनके पास आते हैं और उन्हें पास ही के एक क्लिनिक में ले जाते हैं। यामागुची बताते हैं कि जैसे ही वे क्लिनिक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि क्लिनिक के फर्श पर चारों तरफ जली हुई लाशें पड़ी थीं। उस क्लिनिक के कुछ एक आध डॉक्टर जो सही सलामत थे वे लोगों की मरहम पट्टी कर रहे थे। वहां पर इलाज करा रहे कुछ लोगों के मुंह बुरी तरह जले हुए थे तो कुछ के हाथ पांव। लोगों के शरीर से सफेद सफेद रस और खून निकल रहा था। लोग इतने भयानक तरीके से जख्मी थे कि उन्हें देखा भी नहीं जा सकता था। अमेरिका के इस हमले के सामने पूरा हिरोशिमा और जापान जैसे दम तोड़ चुका था, लेकिन अमेरिका के नापाक मंसूबे अब भी पूरे नहीं हुए थे। इस हमले के ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त की सुबह अमेरिका एक बार फिर जापान के ही एक और शहर नागासाकी पर ऐसा ही एक और परमाणु हमला करता है। पहले यह हमला जापान के औद्योगिक शहर कुकरा पर होने वाला था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण हमले की जगह को बदलकर कुकरा की बजाय नागासाकी कर दिया गया। घड़ी में जब सुबह के ठीक 11 बज रहे थे तभी अमेरिकी लड़ाकू विमान B-29 अपनी वैली से फैटमैन को रिलीज करता है। 4,500 किलो वजन वाला यह बम हिरोशिमा पर गिराए गए लिटिल बॉय के बराबर ही ताकतवर था। 52 सेकंड तक हवा में गिरते रहने के बाद जमीन से 500 फीट की ऊंचाई पर यह बम फटता है। शहर से बाहर काम करने वाले कुछ मजदूर बताते हैं कि जब बम फटा तो पहले तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि चारों तरफ लाशें ही लाशें थीं। उनमें से कुछ बताते हैं कि हमने पहले कभी परमाणु बम के बारे में नहीं सुना था, इसलिए हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो लोग जिंदा बच गए उनके शरीर की चमड़ी गल रही थी। लोग मदद के लिए चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। जिस जगह विस्फोट हुआ उसके 1 किलोमीटर के दायरे में हर चीज या तो धुआं बन गई या राख। लगभग 74,000 लोग इस हमले में मारे गए और इतनी ही संख्या में लोग घायल भी हुए। हमले के बाद जिंदा बची मीची हथौड़ी बताती हैं कि उस समय मैं 15 साल की थी। मैं अपने स्कूल की सबसे होनहार छात्रा तो नहीं थी, लेकिन सबसे आगे की छात्रा जरूर थी। इसलिए विस्फोट से पहले जब सिटी में खतरे का सायरन बजा तो हमारी टीचर ने हम सभी को पास ही बने बंकर में जाकर छिपने को कहा। मेरे सभी साथी इस वार्निंग को हल्के में ले रहे थे, इसलिए वे सभी क्लासरूम से निकलकर स्कूल के मैदान में टहलने लगी, लेकिन मैं उस बंकर में जाकर छिप गई। कुछ ही देर में एक बहुत ही तेज आवाज के साथ एक भयानक विस्फोट हुआ। मेरे जो दोस्त मेरे सामने बंकर के बाहर खड़े थे वे अचानक गायब हो गए। धमाके के कारण निकलने वाली रोशनी से मैं कुछ समय के लिए अंधी हो गई।
अचानक बंकर में इतनी तेज गर्म हवा का झोंका आया कि मैं जोरदार झटके के साथ दीवार से टकरा गई। कुछ ही देर बाद जब मेरी आंखें खुलीं और मैं बाहर निकली तो मेरे सामने मेरे दोस्तों की लाशें पड़ी थीं। मैं उन्हें पहचान भी नहीं पा रही थी। उस वक्त तक लोगों ने परमाणु बम का नाम भी नहीं सुना था, इसलिए उन्हें लगा कि आसमान में सूरज फट गया है। नागासाकी पर हुए हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने एक बार फिर अपने देश को संबोधित किया। इस संबोधन में वे कहते हैं कि अगर जापान ने अब भी हार नहीं मानी तो वे और हमले करेंगे, जिसमें जापान के हजारों आम नागरिक मारे जाएंगे। इसलिए जापान के लिए बेहतर यही है कि वह आत्मसमर्पण कर दे। हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले और 8 अगस्त को सोवियत यूनियन द्वारा जापान के खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद जापान ने हार मान ली और 6 दिन बाद आत्मसमर्पण कर दिया और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। यह युद्ध भले ही उसी दिन समाप्त हो गया, लेकिन इसने हिरोशिमा और नागासाकी को इतने बड़े जख्म दिए कि जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अब तक आप यह समझ ही गए होंगे कि परमाणु बम किस हद तक तबाही मचा सकता है। एक ही पल में शहरों का नामो निशान मिट जाता है, लाखों जिंदगियां खत्म हो जाती हैं और पीढ़ियों तक उसका असर बना रहता है। लेकिन अब जरा सोचिए, अगर भारत और पाकिस्तान के बीच कभी परमाणु युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो क्या होगा? यहाँ आपको एक बहुत अहम बात जाननी चाहिए। भारत का डिफेंस सिस्टम आज इतना मजबूत हो चुका है कि वह किसी भी दुश्मन की परमाणु मिसाइल को उसके लॉन्च होने से पहले ही पकड़ सकता है और जरूरत पड़ने पर उसे उसी की सीमा में घुसकर नष्ट भी कर सकता है। भारत के पास S-400 ट्रायम्फ मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो रूस से आयात किया गया एक अति आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। इसकी खासियत यह है कि यह 600 किलोमीटर तक की दूरी से दुश्मन की हरकत को ट्रैक कर सकता है और 400 किलोमीटर के दायरे में किसी भी मिसाइल, फाइटर जेट या बैलिस्टिक थ्रेट को हवा में ही मार गिरा सकता है। अब मान लीजिए कि पाकिस्तान किसी नापाक इरादे से अपनी परमाणु मिसाइल एक्टिव करता है। जैसे ही वह मिसाइल लॉन्च होती है, भारत के S-400 रडार को उसकी सटीक जानकारी मिल जाएगी। S-400 न केवल उस मिसाइल को हवा में ही इंटरसेप्ट कर सकता है, बल्कि अगर जरूरत पड़ी तो लॉन्च लोकेशन को भी निशाना बना सकता है। यानी घर में घुसकर मारने की पूरी क्षमता भारत के पास है। इसका मतलब यह है कि परमाणु युद्ध की स्थिति में भारत को नुकसान तो होगा, लेकिन भारत की रक्षा प्रणाली उसे काफी हद तक सुरक्षित रखने में सक्षम है। दूसरी ओर, अगर पाकिस्तान ने यह आत्मघाती कदम उठाया तो जवाब में भारत की ताकत इतनी जबरदस्त है कि पूरा पाकिस्तान विश्व के नक्शे से मिट सकता है। हालांकि हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि परमाणु युद्ध में कोई भी जीतता नहीं है। यह एक ऐसा अंत होता है जहां सिर्फ विनाश होता है। भारत हमेशा से शांति का पक्ष धर रहा है, लेकिन अगर हमारी सुरक्षा को चुनौती दी जाती है तो भारत उसके जवाब में भी पीछे नहीं हटेगा। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और रोचक व महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट में जय हिंद, जय भारत जरूर लिखें, ताकि हम सब मिलकर अपने देश के प्रति सम्मान और एकता का संदेश दे सकें। धन्यवाद। वंदे मातरम।